नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया और जन गण मन के साझा कार्यक्रम में नीलू व्यास जी के साथ आपका स्वागत करता हूं। और नीलू व्यास जी, आपका भी बहुत बहुत आदर है, सादर है, यहाँ स्वागत है। और आप भी दर्शकों से रूबरू होइए, फिर हम बात शुरू करते हैं। बिल्कुल, नमस्कार। और 4 बजे का एक ऐसा कार्यक्रम अब हम लोगों ने शुरू किया है कि रोज़ 4 बजे आपके साथ मैं और प्रेम जी रोज़ किसी न किसी मुद्दे पर साझा होंगे। तो आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और झारखंड में जो पहले चरण का जो चुनाव है यानी कि 13 नवंबर को जो चुनाव होना है उसका प्रचार आज थम गया है। उसी तरीके से वायनाड में जहाँ प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं अ, वहाँ का भी चुनाव प्रचार आज थम गया है। आज दोनों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों नजर आए थे। तो प्रेम जी, आप बात को आगे बढ़ाइए और क्या लगता है आपको इन दोनों स्टेट्स में, वायनाड और झारखंड दोनों की अगर हम बात करें तो? देखिए, ये बात साफ है कि झारखंड में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, इन दोनों के जैसा चमत्कारिक नेता किसी के पास नहीं है। चाहे इंडिया गठबंधन की किसी पार्टी, किसी दल में, या फिर अपोजिशन में, एनडीए में, इतना चमत्कारी नेता कोई नहीं है। और वायनाड के संदर्भ में देखें तो वायनाड में प्रियंका गांधी को चुनौती विहीन है, उनको कोई चैलेंज देने वाला नहीं। यहाँ तक कि बीजेपी ने तो हार ही मान ली, वो उनके कोई स्टार प्रचारक गए ही नहीं चुनाव मैदान में। तो हम ये कह रहे हैं जैसे वायनाड में प्रियंका गांधी को कोई हरा नहीं सकता, और राहुल और प्रियंका दोनों मिलके आज अंतिम दिन चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अभी भी रोड शो कर रहे हैं। तो ऐसे में यही स्थिति झारखंड में भी है। हालांकि जब झारखंड में मैं ये बात कह रहा हूं तो बहुत लोगों को ये लग सकता है कि नहीं, ओपिनियन पोल वगैरह वगैरह, मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि ओपिनियन पोल ऐसे आ रहे हैं कि झारखंड में 53% वोट एनडीए को मिलेंगे, ऐसे ओपिनियन पोल आ रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि 2014 हो, 2019 हो, दोनों लोकसभा चुनाव में जितने परसेंटेज वोट एनडीए को आए थे, उससे 10 से लेकर 14% कम वोट विधानसभा चुनाव में आए। तो लोकसभा से कम वोट आते रहे हैं, तो इस चुनाव में ऐसा क्या एनडीए ने कर दिया है कि उसको उसके वोट बढ़ करके 53% हो जाएंगे। तो सच तो ये है कि चमत्कार कल्पना सोरेन के रूप में जेएमएम को मिला है। इन्होंने एक बड़ा फर्क लाया है। पूरे झारखंड के लगभग 40 के आसपास सीटों पर तो महिला वोटर ज्यादा है। आप ये समझिए, महिला वोटर ज्यादा है। तो महिलाओं के बीच कल्पना सोरेन इतनी पॉपुलर है, और पुरुषों में भी समान रूप से पॉपुलर है, क्योंकि वो हर मुद्दे का जवाब देना कल्पना सोरेन को आता है। उन्होंने दिखलाया है। घुसपैठिया ले लीजिए, लोक कल्याणकारी योजनाओं की बात कर लीजिए, 1,36,00,000 झारखंड का केंद्र सरकार नहीं दे रही है, ये बात तो जन जन के मुंह में उन्होंने बिठा दिया है। हेमंत सोरेन को क्यों जेल भेजा गया था, इस राज्य पर क्यों एनडीए को कब्जा चाहिए, क्यों अडानी की नजर लगी हुई है यहाँ की जमीन पर, छत्तीसगढ़ के हंसराज वो अरण्य जो है, वहां जैसा हालत क्या झारखंड का भी होगा। झारखंड में राशन कार्ड एनडीए सरकार में 14 लाख लोगों के खत्म कर दिए गए, और 20 लाख लोगों के हेमंत सरकार में दिए गए। ये सारी वो बातें हैं जिसको कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन साझा तौर पर जनता के बीच ले जाने में कामयाब रहे हैं। अब बीजेपी भी बोल रही है कि हम सिलेंडर देंगे सस्ते में, तो बोल तो इंडिया गठबंधन भी रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का पूछना होता है कि बीजेपी, जो बीजेपी शासित राज्य है, वहां क्यों नहीं सस्ते में सिलेंडर दे रही है, कि झारखंड में आके सिलेंडर सस्ता में देगी। ये बात वो सीधे पूछ रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि हाँ, बात तो सही है। रोजगार देने का सवाल है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को कैसे बचाएं, आदिवासियों की जमीन को छीनने से कैसे बचाया जाए,
ये सारे सवाल हेमंत सोरेन लेकर जा रहे हैं। आरक्षण पर सवाल पूछ रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि हमने ओबीसी को आरक्षण दिया, लगातार झूठ भी बोल रहे हैं ना हेमंत सोरेन। ये गृह मंत्री, आपको देश के गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये बोल रहे हैं कि हम देश को ओबीसी आरक्षण हमने दिया। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है भाई। बीपी सिंह के समय में मंडल कमीशन, उसके बाद उस मंडल कमीशन का लागू होना, ये सारी बातें सबको याद है, लेकिन ये बोल रहे हैं ओबीसी आरक्षण मैंने दिया। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। तो इसको कल्पना सोरेन झारखंड के संदर्भ में समझा रही है कि देखिए, जब बिहार बंटा था तो उस समय 27% आरक्षण ओबीसी को था, लेकिन जब झारखंड बना तो बीजेपी की सरकार ने उसको घटा के 14% कर दिया। तो आज बीजेपी ओबीसी आरक्षण की बात कैसे कर सकती है, ये सवाल उठाते हैं। तो कल्पना सोरेन की इस सवाल का जवाब नहीं होता बीजेपी वालों के पास। इतने सारे मुद्दे लेकर कल्पना सोरेन मैदान में है, कैसे बीजेपी जवाब नहीं दे पा रही है, अब झूठ बोल रही है। और आप देखेंगे कि कैसे कल्पना चंपई सोरेन का अपमान भी कर रही है बीजेपी। तो मैं आपके पास आता हूं, इस संदर्भ में हम झारखंड के चुनाव को देखना चाह रहे हैं, वायनाड के चुनाव को देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर चुनौती है ही नहीं। इंडिया गठबंधन और उधर वायनाड में प्रियंका गांधी दोनों अनपैरेलल हैं, उनके सामने कोई चैलेंज नहीं है, ये बात हम कहना चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, आप सही कह रहे हैं कि चुनौती नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बात जो मुझे लगता है प्रेम जी और भी ज्यादा रेखांकित करने की जरूरत है कि जब मोदी जी की जब जीत हुई थी तीसरे कार्यकाल की, जब उन्होंने विक्ट्री स्पीच दी थी पार्टी हेडक्वार्टर्स से, तो उन्होंने कहा कि हम अपने तीसरे कार्यकाल में 3 गुना ज्यादा गति से काम करेंगे। अब यहाँ पे व्यूअर्स को बताने की जरूरत है कि वो जो तेज गति वाला काम है वो क्या है। तेज गति से अगर कोई मोदी जी काम कर रहे हैं तो वो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। तेज गति से अगर जो काम हो रहा है वो फेक नैरेटिव फैलाने का हो रहा है, चाहे वो झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो, आप किसी भी राज्य में उठा के देख लीजिए। मोदी जी वापस आए हैं, हरियाणा में इतने ज्यादा वो नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में वो पूरे 3 गुना ज्यादा स्पीड से झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कटोगे बटोगे का जो नैरेटिव है, पहला जो दबा कुचला नैरेटिव जो भी थोड़ा बहुत लगता था, बिल्कुल खुला खेल, फरुखाबादी वाला खेल है इस समय जो मोदी जी खेल रहे हैं। या अगर योगी जी कहते हैं कि कटोगे बटोगे, तो वो कहते हैं हम एक है तो सेफ है, उसके पोस्टर्स तक लगाए जा रहे हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि जो भी पोलस्टर्स ने एनडीए की जीत बताई है कि भाई एनडीए जीत रही है या महायुति जीत रही है, तो ये झूठ के आधार पर ये पूरी जीत की का जो आर्किटेक्चर है वो गढ़ा जा रहा है। और उसके साथ एक चीज और है कि उनको ये विश्वास है कि चुनाव आयोग उनके साथ है, गुंडागर्दी भी उनके साथ है कि जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम गुंडों का भी इस्तेमाल करेंगे। आपने संजय राउत को देखा ही था, उन्होंने क्या बोला था महाराष्ट्र में कि भाई 60 से 70 ऐसी सीटें हैं जहां पर गुंडों के बल पर बीजेपी जीत रही है। तो अब ये भी चीज बिल्कुल साफ नजर आने लगी है कि चुनाव में गुंडों का इस्तेमाल होगा, पैसे का इस्तेमाल होगा, शराब का इस्तेमाल तो होता ही है, वो तो हमें बोलना ही नहीं चाहिए, इट्स अ गिवन। तो झूठ जिस खुले तरीके से बोला जा रहा है और वो भी प्रधानमंत्री द्वारा जिस तरीके से झूठ को बोला जा रहा है, तो ये चीज यहाँ पर रेखांकित करने की जरूरत है कि पोलस्टर्स को उससे भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि भाई जीत तो हम बीजेपी की बता दे, जीत हम एनडीए की बता दे, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूशन तो इनके साथ ही हैं। जब संस्थान इनके साथ है, पूरा नैरेटिव इनके साथ है, गोदी मीडिया इनके साथ है, तो हम कम क्यों बताएं। उनको भी अपनी दुकान चलानी है और उन्होंने ये बता दिया। लेकिन ग्राउंड पर चीजें बिल्कुल अलग है। ग्राउंड पर जो आपने समझाया, और ये बात बिल्कुल सही है कि वायनाड में कोई चुनौती नहीं है प्रियंका गांधी के लिए, और बहुत ही स्मूथ उनकी विक्ट्री होने वाली है। वो आराम से पार्लियामेंट के अंदर आएंगी। मैं तो वेट कर रही हूँ उस दिन का कि जब मोदी जी और प्रियंका गांधी आमने सामने पड़ेंगे संसद में, या फिर उनकी जो स्पीच होगी उसमें प्रियंका गांधी क्या कहेंगी। और झारखंड में भी जिस तरीके से इंडिया अलायंस ने अपना कैंपेन किया है, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे कल्पना सोरेन हो, या फिर कांग्रेस ही क्यों ना हो, कांग्रेस के भी कैंपेन्स आप उठाकर देख लीजिए, तो उन्होंने केवल बीजेपी के झूठ को पर्दाफाश करने की मुहिम वहां पर छेड़ रखी है। यानी कि एक तरफ से प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता झूठ बोलते हैं और दूसरी तरफ से उस झूठ को बेनकाब किया जा रहा है। चाहे वो हेमंत सोरेन हो चाहे कल्पना सोरेन हो, वो
बीजेपी के एक-एक झूठ को एक-एक झूठ का पर्दाफाश करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जैसे कल ही था, मैंने इमरान प्रतापगढ़ी का एक वीडियो देखा जिसमें उनके हाथ में एक मैप उन्होंने लिया हुआ था और उस मैप में झारखंड बना हुआ था, झारखंड के राज्य का वो नक्शा था और जिसमें वो बता रहे थे कि ये देखिए ये बाउंड्रीज है। अब आप ये देखिए कि ये बाउंड्रीज बॉर्डर स्टेट कहाँ से कहलाता है और इसमें कहाँ से घुसपैठिए आ रहे हैं। अब आप ही बता दीजिए कि इतना बड़ा झूठ है और अगर घुसपैठिए आ रहे तो उसको केंद्र सरकार रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है। तो झारखंड के संदर्भ में ये घुसपैठिया वाला जो नैरेटिव है ये कहीं फिट नहीं होता है और उसको लगातार इंडिया अलायंस उस पर सवाल खड़े कर रहा है। खरगे जी ने भी, मल्लिकार्जुन खरगे ने भी इसको लेकर सवाल किया था कि भाई आपकी बॉर्डर पुलिस क्या कर रही है, बीएसएफ क्या कर रहा है अगर इस तरीके से घुसपैठिए आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं झारखंड के अंदर, आप कहाँ से ये लेकर आ गए नैरेटिव। तो आज जनता को ये बताने की जरूरत है, झारखंड की खासकर, कि जब बीजेपी इस तरीके का झूठ बोलती है तो जनता को ये सवाल करना चाहिए कि भाई घुसपैठिया क्या इसके पहले कभी चुनाव का इशू था। मैं जितने झारखंड के एडिटर्स से या जो मेरे वहां पे रिपोर्टर्स हैं जिनके मैं टच में हूँ, उन सबका कहना है कि घुसपैठिया तो बहुत ही बेशर्मी वाला इशू एक तरीके से बीजेपी ने उठाकर खड़ा कर दिया है, जबकि ये इशू था ही नहीं, इसके पहले कभी कोई जिक्र हुआ ही नहीं। उसी तरीके से देखिए बीजेपी हर राज्य में करने की कोशिश करती है, कभी दिल्ली में इस इशू को उठा लेती है, कभी कहीं से उठा लेती है। तो आप ये देखिए कि पूरा नैरेटिव बीजेपी ने झूठ और केवल झूठ पर गढ़ा है। और मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि मैं तीसरे कार्यकाल में 3 गुना गति से काम करूंगा। ये 3 गुना गति काम काज की नहीं है, ये 3 गुना गति झूठ बोलने की है, फेक नैरेटिव को फैलाने की है और ट्रोल आर्मी जिस तरीके से अपना पैर पसारने की कोशिश कर रही है। अब आप ये देखिए कि अगर हम है, एक है तो सेफ है का पोस्टर भी अगर निकल आया है तो बीजेपी अपने झूठे नैरेटिव को किस तरीके से आगे बढ़ा रही है, यहाँ पे ये समझने की जरूरत है। तो इंडिया अलायंस मुझे लगता है बहुत मजबूत पोजीशन में है। इंडिया अलायंस को अपना पूरा, जैसे कि दमखम के साथ उसने अपनी पूरा जो अपने कैंपेन में ताकत झोंकी है वो झोंका है। उनके पास बड़े लीडर्स हैं झारखंड में। मुझे नहीं लगता कि कोई भी लीडर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के स्टैचर का होगा, भले ही मोदी जी वहां पे जाकर रैली कर ले, लेकिन मोदी जी की पुकार वहां पर कोई सुनने वाला नहीं है। वहां पर ट्राइबल वोटर्स हैं, जो गरीब जनता है, वो वहां पर हेमंत सोरेन को और कल्पना सोरेन को देख रही है और वो लोग उनके लिए उम्मीद बन रहे हैं। उसी तरीके से जो कांग्रेस का कैंपेन है वहां पर इंडिया अलायंस को बड़े तरीके से देखा जा रहा है और लोग वहां पर हेमंत सोरेन को कांग्रेस का दोस्त समझते हैं। कांग्रेस के लिए भी एक अच्छी सहानुभूति है ग्राउंड लेवल पर। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर इंडिया अलायंस को अच्छी खासी बढ़त झारखंड में मिलेगी। और जहां तक वायनाड का सवाल है तो वहां तो कोई चुनौती है ही नहीं और प्रियंका गांधी लगातार पर्दाफाश बीजेपी का कर रही है, मोदी जी की खामियों को गिना रही है। तो मुझे लगता है कि वायनाड का चुनाव, वायनाड तो जीतेंगी ही, लेकिन इस वायनाड के चुनाव से आपको एक राष्ट्रीय गूंज प्रियंका गांधी की सुनाई पड़ेगी कि वो किन किन मुद्दों को लेकर वो संसद में आएंगी। आप प्रियंका गांधी की कोई भी स्पीच आप वहां पर उठाकर देखिए तो उन्होंने राष्ट्रीय लेवल का अपना चुनाव वहां पर ऑलमोस्ट उसको किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक एमपी की सीट है और नेशनल लोकसभा के चुनाव के लिए जिस तरीके के इश्यूज की बात करनी चाहिए उन्होंने उन्हीं उसी तरीके के इश्यूज को उठाया है और बराबर बीजेपी की हेट पॉलिटिक्स, मोदी जी के झूठों को उन्होंने भी बेनकाब किया है। तो मुझे लगता है कि बहुत रोचक होगा प्रियंका गांधी जब संसद में आएंगी और दोनों जगह अच्छी टक्कर और अच्छी फाइट पुटअप कर रहा है। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया अलायंस ने जो भी देखा होगा हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस हारी है, तो कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा सबक होगा कि किसी भी सूरत में झारखंड और महाराष्ट्र हाथ से नहीं निकलना चाहिए। और उम्मीद मुझे इसलिए भी है क्योंकि भले ही कांग्रेस अगर अकेली लड़ाई लड़ती है और गुटबाजी की खबरें इधर उधर से आ जाती हैं, लेकिन जब इंडिया अलायंस एज अ ब्लॉक जब लड़ता है तो वहां पर कांग्रेस को भी ताकत मिलती है और जो रीजनल शत्रप से उनको भी ताकत मिलती है। यानी कि जेएमएम वहां पर कांग्रेस को ताकत देता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस जेएमएम को ताकत देती हुई नजर आ रही है। और उसी तरीके से महाराष्ट्र का चुनाव है, महाराष्ट्र के चुनाव में भी आप देखिए कि महायुति के सामने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी काफी भारी पड़ रहा है ऊपर। और जिस तरीके से वहां पर कैंपेन चल रहा है तो लोग यही कह रहे हैं कि कांग्रेस की भी नैया वहां पर पार हो जाएगी, क्योंकि वहां पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे हैं। तो एक बड़ी उम्मीद इंडिया ब्लॉक के लिए है और ये अच्छी बात है कि एक इंडिया अलायंस जो बना था, जिसके बारे में लोग कहने लगे थे कि अरे वो टूट गया है, वो फूट गया है, ज्यादा दिन के साथी नहीं है, तो ये आज प्रूव करता है कि लोकसभा चुनाव के बाद भी उनकी जो यूनिटी है, जो उनका एक यूनिफाइड कैंपेन है, वो किस तरह से आगे चल रहा है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का की जो यूनिटी है, उनकी एकता है, वो
सब उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। और दूसरी तरफ झारखंड भी इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। अभी कल ही परसों मैं क्लिप देख रही थी कल्पना सोरेन की, जिसमें वो बार बार राहुल गांधी का जिक्र कर रही थी, मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र कर रही थी। ऐसा नहीं था कि कल्पना सोरेन अपना कैंपेन कर रही तो केवल और केवल वो जेएमएम की बात कर रही है, वो इंडिया ब्लॉक की बात कर रही है। और वहां पर बीजेपी बिल्कुल तितर बितर लगती है। बीजेपी ने क्या किया, चंपाई सोरेन को अपने तरफ खींच लिया, यानी कि चुराने का, हर जगह चुराने का काम बीजेपी कर रही है, हर जगह फेक नैरेटिव और झूठ को फैलाने का काम कर रही है। तो जब बुनियाद झूठ पर बनी हो तो वो दीवार कितने दिन टिकेगी। और मुझे लगता है कि झारखंड की भी जनता, जिसको कि बीजेपी समझती है कि भाई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो मूर्ख है, उनको आराम से मूर्ख बना लिया जाएगा, घुसपैठिया और तमाम क्या आपकी हम वो लोग बेटी ले गए, इस तरीके की बातें जो मोदी जी ने की थी, मुझे नहीं लगता कि अब झारखंड की जनता को मूर्ख बनाना इतना आसान होगा। उनको भी समझ में आ गया है, 10 साल का मोदी जी का कार्यकाल उन्होंने देखा है और उनको भी बीजेपी की असलियत समझ में आ रही है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति कितना भी कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो, उसको नफरत का एजेंडा और इस तरीके का हेट एजेंडा किसी को नहीं पसंद है, क्योंकि सबको ये समझना है कि उनके बच्चे जब बड़े होंगे तो वो किस तरीके के समाज में आगे बढ़ेंगे। तो ये चीजें गरीब जनता को भी समझ में आ रही है और उनको भी लगता है कि भाई उनके पास न रोटी आई है, ना उनके पास रोजगार आया है, बस उनको ये बताया गया कि भाई हमने आपके लिए ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो लोग समझ रहे हैं कि मुझे लगता है इंडिया अलायंस ही उनकी एक नई उम्मीद है। और दोनों राज्यों में, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, मुझे लगता है इंडिया अलायंस को काफी सफलता मिलेगी। और वायनाड में प्रियंका गांधी जिस तरीके का चुनाव लड़ रही हैं, तो ये अब मोदी जी के पसीने इससे जरूर छूटेंगे। अभी तक राहुल गांधी से ही वो परेशान रहते थे, अब जब दोनों भाई बहन संसद में आ जाएंगे तो मोदी जी किस तरीके से उनका सामना करेंगे मुझे पता नहीं है। और मोदी जी क्योंकि प्रियंका गांधी महिला है, तो उनके लिए ना बीजेपी के लोग कुछ इस तरीके की उल्टी सीधी टिप्पणी कर पाएंगे, क्योंकि वो उनके लिए उल्टी पड़ सकती है। तो प्रियंका गांधी का संसद के अंदर आना राहुल गांधी को तो मजबूती देगा, कांग्रेस को मजबूती देगा, लेकिन बीजेपी की हालत कितनी उससे खराब होगी और मोदी जी किस तरह से सामना करेंगे दोनों भाई बहन का, ये देखने वाला एक विजुअल होगा अपने आप में। जी प्रेम जी। जी देखिए, पहले चरण में जो झारखंड में चुनाव होना है वो 43 सीट्स पर होना है और उसमें वो 14 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो कोल्हान में आती हैं। इन 14 सीट में बीजेपी के पास आज एक भी सीट नहीं है। एक सीट जो सरयू राय जीते थे, आज जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि एनडीए के पास है। बीजेपी के पास, चूंकि वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़कर जीते थे, इसलिए हम कहते हैं कि बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। अब वो चूंकि जेडीयू में आ गए सरयू राय और चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब टेक्निकली कह सकते हैं कि एनडीए के पास एक सीट है। मीडिया क्या कह रहा है कि चंपई सोरेन को चूंकि बीजेपी ने अपने पास बुला लिया है, तो चंपई सोरेन के दम पर बीजेपी 5 से 6 सीट जीत सकती है। अब ये वही बात हो गई कि कहानी आप कुछ भी बना लीजिए। सच्चाई ये है कि चंपई सोरेन जेएमएम से बीजेपी में गए हैं, तो उनके साथ जेएमएम का एक आदमी भी टूटा नहीं है, एक एमएलए भी नहीं गया है, और ना तो जिला स्तर का कोई नेता गया है और ना कोई महानगर स्तर का कोई नेता गया है। दूसरी तरफ जो वहां जेएमएम में का जहां प्रभाव है, जहां चंपई सोरेन का प्रभाव है सरायकेला खरसवा के इलाके में, वहां जेएमएम चंपई सोरेन ही जेएमएम का पर्याय रहे थे, वही इकलौता छत्रप रहे। अब जेएमएम के खिलाफ ही बीजेपी की सियासत होती रही। जेएमएम का आप ये बात समझिए कि जेएमएम में रहते हुए चंपई सोरेन ने अपने इलाके के नॉन आदिवासियों के बीच कोई काम ही नहीं किया। वो बिहारी का काम नहीं करेंगे, ये एटीट्यूड दिखाते थे। तो आज जो बीजेपी में लोग हैं, जो है बात है कि नॉन आदिवासियों में, शहरी इलाकों में बीजेपी की पैठ भी रही है, तो वो लोग बीजेपी में आज नाराज हैं कि ये बिहारी विरोधी चंपई सोरेन, जिसके खिलाफ हम हमेशा लड़ाई लड़ते रहे, आज उनको बीजेपी का उम्मीदवार बनाकर हमारे ऊपर थोप दिया। तो हालात क्या है?
कि बीजेपी का कैडर भी हेमंत सोरेन के लिए काम करने को तैयार नहीं है, और जेएमएम का कैडर तो दगाबाज मानता ही है कि जिसने मुख्यमंत्री बनाया चंपई सोरेन को, जिस हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, उनकी विपत्ति में साथ देने के बजाय ये आदमी बीजेपी की गोद में चला आया। तो जेएमएम के लोग तो उनके साथ गए नहीं, अब बीजेपी के लोग खफा हैं, और तब ये कह रहे हैं कि उनका असर 5 से 6 सीटों पर हो जाएगा। जिस सीट पर चंपई सोरेन खड़े हैं, वहां से जो बीजेपी के पिछले 10 साल से मेहनत कर रहे थे गणेश महाली, वो गुस्से में नाराज होकर के उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो जेएमएम में चले गए, और वो जेएमएम से मैदान में है। अब आप समझिए क्या हालात है, खेल खिलाड़ी बदल गया है, बाकी खेल पुराना है। आप समझ लीजिए कि जेएमएम और बीजेपी के प्रत्याशी केवल बदले। अब चंपई सोरेन के बेटा के पुत्र जो हैं बाबूलाल सोरेन, घाटशिला से उम्मीदवार है। घाटशिला में जो बीजेपी का उम्मीदवार होता था वो बीजेपी छोड़ के जेएमएम में चला आया, क्योंकि हम चंपई सोरेन का बेटा को नहीं बर्दाश्त करेंगे। हर जगह बगावत है, यहां तक कि जो घाटशिला में अमित शाह रैली कर रहे थे तो वहां उन्होंने बोला, बाबूलाल आगे आओ, दिनेश आनंद आगे आओ, चंपई आगे आओ। अब चंपई तो चौंक गए, वो बैठे रह गए, उनको लगा कि कोई और कुछ बोल रहे होंगे, वो सकपका गए कि चंपई आगे आओ। ऐसा तो बोलने की झारखंड में किसी को हिम्मत ही नहीं, कई कारणों से। एक तो पूर्व मुख्यमंत्री, दूसरा उस इलाके के सम्मानित नेता आदिवासियों में, और तीसरी बात कि बीजेपी उनको बुलाकर लाई है हेमंत सोरेन के पैरेलल में। तो अमित शाह जो उम्र में भी छोटे हैं, उन्होंने चंपई आगे आओ बोल दिया। इसका असर चंपई पर भले न पड़ा हो, लेकिन घाटशिला की आदिवासी जनता पर जरूर पड़ा है कि आदिवासी का अपमान कर रहे हैं, आदिवासी बुजुर्ग का अपमान कर रहे हैं। अगर आज चंपई सोरेन आदिवासी नहीं होते, कोई ब्राह्मण होते, तो क्या अमित शाह की मजाल थी कि वो चंपई इधर आओ बोल सकते? आप समझिए जरा इस बात को। ये सेंटिमेंट है, और इस सेंटिमेंट के रहते वो घाटशिला चुनाव जीत जाएंगे या चंपई सोरेन का बेटा चुनाव जीत जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये 5-6 सीट बोल रहे हैं चंपई के कारण जीतेंगे, हम कह रहे हैं चंपई अपना और बेटा दोनों में कोई सीट वो जीतने नहीं जा रहे हैं, दोनों सीट हार रहे हैं। और बाकी सीट क्या जिताएंगे? ये प्रभाव ही नहीं। जहां भाई अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा खड़ी है, पोटका से खड़ी है, वहां भी बगावत हुई, कुछ लोग को मना भी लिया गया, वो मान भी गए, लेकिन दिखावे को मान गए, अंदर से काम नहीं कर रहे वो बीजेपी के लिए, उल्टा काम कर रहे हैं। चूंकि उस इलाके में न अर्जुन मुंडा कभी गए और न उनकी पत्नी कभी गई, जाने वाली जो मेनका सरदार और दूसरे नेता रहे वो लोग को टिकट नहीं मिला, तो अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा भी उस पोटका चुनाव विधानसभा से चुनाव जीतेंगी, इसके कोई आसार नहीं है। आदिवासी नेताओं का ये हाल हम बता रहे हैं। जमशेदपुर ईस्ट ले लीजिए, वेस्ट ले लीजिए। जमशेदपुर ईस्ट में रघुवर दास की बहू खड़ी है, रघुवर दास की बहू के खिलाफ में डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस से खड़े हैं, और वहां बीजेपी के जो वो लोग जो रघुवर दास के परिवारवाद के खिलाफ हैं, उन लोगों ने क्या किया है कि वहां एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, राजपूत उम्मीदवार, और वो राजपूत वोट को समेट रहे हैं बीजेपी में जाने देने से रोकने के लिए। यानी बीजेपी के लोग ही बीजेपी को हरा रहे हैं, और डॉक्टर अजय कुमार की अपनी अलग छवि है। तो इस कारण से जमशेदपुर ईस्ट भी रघुवर दास जहां हारे थे, उनकी बहू की का भी जीतना मुश्किल लग रहा है। जमशेदपुर पश्चिम, जहां जायंट किलर सरयू राय ने रघुवर दास को पूर्वी में हराया था, अब सीट बदल के जमशेदपुर पश्चिम चले गए। वहां पर कांग्रेस के बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो खड़े हैं, और बन्ना गुप्ता को हराना वहां आसान नहीं है आज की तारीख में। तो हम तो सीट दर सीट स्थिति देख रहे हैं, इसके बावजूद
ये कह रहे हैं कि 14 में से 5-6 सीटें एनडीए को मिल रहा है क्योंकि चंपई सोरेन चले गए। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा झूठा आकलन और कुछ हो ही नहीं सकता। तो नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। झारखंड के हैं जी। नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और एक चीज जो कि मीडिया में नहीं आती है कि जो रीजनल यूनिट्स हैं बीजेपी की, मैंने तो नहीं देखा किसी गोदी मीडिया को ये कवर करते हुए कि उनका आपसी तालमेल है ही नहीं। अभी यही अगर आपसी तालमेल की खबरें छुटपुट आई होती इंडिया अलायंस की तरफ से या कांग्रेस के अंदर, तो वो तो तुरंत रिपोर्ट हो जाती हैं। अभी हरियाणा की जो भी आपसी अनबन थी, वो कितना ज्यादा गोदी मीडिया ने रिपोर्ट किया। क्या आपने एक भी जगह खबर देखी कि झारखंड की बीजेपी की यूनिट में कोऑर्डिनेशन नहीं है? उनके आपस में लीडर्स, जो अभी प्रेम जी बता रहे थे कि उनके आपस में ही लीडर्स लड़ रहे हैं, कट रहे हैं आपस में ही, उसको कितना गोदी मीडिया रिपोर्ट करता है? तो ये तो नहीं होता। वही चीज हमने महाराष्ट्र में देखी है। वायनाड की बात नहीं करूंगी क्योंकि वायनाड का जो चुनाव है वो तो क्लीन स्लेट है, प्रियंका वहां पे जीती रही है। लेकिन एक कंपैरिजन मैं आपको बता रही हूँ कि झारखंड में भी आपस में ही जो बीजेपी के लीडर्स अपने आप में लड़ रहे हैं, उनका कैंपेन में कोई तालमेल नहीं है। मोदी जी ने जो कह दिया वो एक बड़ी हेडलाइन बन गई, या अमित शाह ने जो कह दिया वो एक बड़ी हेडलाइन बन गई, या आपने दूसरे अपने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुला लिया, जैसे कि मोहन यादव अभी कुछ दिन पहले दिखे थे और बोलते हुए वो भी अमित शाह की लाइन लेकर चल रहे हैं, मोदी जी की लाइन लेकर, कह रहे भाई आपने रांची को कराची बना दिया। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, वो उन्होंने मोहन यादव ने कहा था कि अरे रांची को तो उन्होंने कराची बना दिया इन्फिल्ट्रेटर्स वाले इशू पर। तो केवल और केवल झूठ बोलना, और आपस जो उनकी अपनी कमियां हैं बीजेपी उनको कभी बाहर नहीं आने देगी। और अगर गोदी मीडिया को ये कमियां पता भी हैं तो भी गोदी मीडिया इसके बारे में कभी रिपोर्ट नहीं करता है। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि वाह बीजेपी का कैंपेन तो बड़ा अच्छा है, बीजेपी दूध का धुला हुआ एक कैंपेन कर रही है, तो ऐसा नहीं है। वहां पर उनके यहाँ आपस में भी लोग लड़ रहे हैं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, नफरत भरा कैंपेन है जो पूरा झूठ पर आधारित है। और केवल मोदी जी के पीछे पूरी सेना खड़ी हुई है कि भाई जाओ, अब आप जो भी बोलोगे आप ही के भरोसे हम झारखंड का चुनाव जीत लेंगे। तो आपको लग रहा है कि मोदी जी के भरोसे बीजेपी झारखंड का चुनाव जीत पाएगी? हरियाणा में आपने देखा था क्या हाल हुआ था। हरियाणा में तो बीजेपी के लीडर्स को बिल्कुल चिल्ला चिल्ला कर लोगों ने बाहर भगा दिया था। मोदी जी की कितनी रैलीज खाली गई थी। तो वही चीज गोदी मीडिया जो रिपोर्ट नहीं कर रहा है, उस चीज को जानने की जरूरत है, क्योंकि खबर असली वहां पर है। आपसी तालमेल नहीं है, गुटबाजी है। बीजेपी के नेता पहले जैसे था, एक जो यूनिटी दिखती थी वो अब बिल्कुल नहीं है। बीजेपी का एक नेता दूसरे बीजेपी के नेता की जड़ें काट रहा है। महाराष्ट्र उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। देख लीजिए अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को, वो तो लग गए कि भाई बीजेपी की सीट भले ही कम आ जाए, लेकिन उनकी सीटें अगर ज्यादा आ गई तो फिर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे का पत्ता साफ हो जाएगा। बिल्कुल यही जो चीज है वो झारखंड में भी नजर आ रही है, लेकिन आपको गोदी मीडिया रिपोर्ट करता हुआ नजर नहीं आएगा। और अगर हम और प्रेम जी जैसे लोग अगर आपको ये बात बताने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे अरे आप तो भ्रम फैला रहे हो। तो इसमें भ्रम फैलाने की तो बात है नहीं। सही बात यही है कि बीजेपी अपनी कोई भी गलती को, अपनी कोई भी शॉर्टकमिंग को, कोई भी लूपहोल को ना वो बाहर आने देती है, और गोदी मीडिया उसको जानते हुए भी नहीं रिपोर्ट करता है। तो आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी के अंदर भी कितनी उथल पुथल है। और अमित शाह और मोदी जी जो कैंपेन में इतनी बड़ी बड़ी बातें सीना फुला फुला कर करते हैं, वो केवल और केवल दिखावा है। अंदर से उनको सुगबुगाहट है कि इंडिया अलायंस इस बार अच्छा कर रहा है। उनको इस बात की भी परेशानी है कि पब्लिक सेंटिमेंट उनके साथ नहीं है, लोग देख चुके हैं। और एक सबसे बड़ा जो एक यूनिफाइंग फैक्टर, चाहे वो वायनाड हो, चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, इस बार सिंपैथी फैक्टर बहुत प्ले करेगा। सिंपैथी फैक्टर, चाहे हमने 1984 का जब चुनाव देखा था, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद जो चुनाव हुआ था, सिंपैथी वेव जिसे कही गई थी, 400 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिली थी। तो आज सिंपैथी वेव एक तरीके से वो भी नजर आती है महाराष्ट्र में, भले ही उसकी कोई गोदी मीडिया ना बात करे। झारखंड में हेमंत सोरेन के लिए एक सिंपैथी है कि लोगों को लगता है कि अरे उस मुख्यमंत्री को, एक आदिवासी नेता को जेल भेज दिया गया, उसके पीछे जांच एजेंसीज पड़ गई। ये एक अंडरलाइंग फैक्टर है और ये बहुत पोटेंशियल फैक्टर होगा झारखंड में। उसी तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ी सिंपैथी है, और वो सिंपैथी इस तरह है कि अभी तक लोगों को लगता है कि जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ वो गलत हुआ, कोर्ट्स ने भी उनका साथ नहीं दिया। तो ये बहुत ही प्रिडोमिनेंट फीलिंग है। तो ये सिंपैथी फैक्टर जो चीज एक नजर आ रही है, और सिंपैथी की जगह एम्पैथी कह लीजिए वायनाड में प्रियंका के साथ होगी कि भाई राहुल गांधी यहाँ
के कर्ता धर्ता थे, अब राहुल गांधी को दूसरी जगह जाना पड़ा, तो अब उनकी बहन का साथ हमें देना है। तो सिंपैथी और एम्पैथी एक बहुत ही पोटेंशियल फैक्टर इस बार होगा, जो कि इंडिया अलायंस को बढ़त दिलाएगा। और यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि बीजेपी का पूरा कैंपेन एक उस दीवार की तरह है जो मिट्टी से बनी हुई है, उसमें फूकने की कोशिश की जा रही है, बहुत सारा झूठ फूकने की उसमें कोशिश की जा रही है, बहुत सारी उसमें हवा भरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मिट्टी की दीवार मिट्टी की ही रहेगी। आज नहीं गिरेगी तो वो कल गिर ही जाएगी। इस चीज को समझना जरूरी है। जी प्रेम जी। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और ये जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें हम एक फिगर भी आपको दिखाना चाहते हैं। थोड़ा सा वक्त हमें लग रहा है, मैं वो फिगर दिखाना चाहता हूँ। जरा सा वेट करिए। मैं एक महत्वपूर्ण कि 2019 के लोकसभा चुनाव में किसको कितना परसेंट वोट मिला था इलाका के हिसाब से, एक तस्वीर आपके मन में क्लिक होगी, सामने आएगी, इसलिए वो हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो है आप देखिए, गौर से देखिए, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है वो ये है कि क्लोज फाइट वाली जो 40 सीटें हैं बीजेपी और जेएमएम कांग्रेस के बीच, उनमें अगर आप देखें वोट परसेंटेज का तस्वीर बहुत साफ होती है। तो संथाल परगना में 18 सीट है, बीजेपी को 36% मिली थी पिछले बार 2019 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, और जेएमएम को 4% की लीड मिली थी संथाल परगना में। उसी तरह से उत्तर छोटा नागपुर में 25 सीटें हैं, 32% यहाँ पर बीजेपी को ज्यादा वोट मिले थे और जेएमएम को 1% कम मिला था। एकदम नॉर्थ छोटा नागपुर की सीटें हैं, यहाँ पर बहुत बीजेपी को एज है। साउथ छोटा नागपुर में 15 सीट्स हैं, वहां बीजेपी को 37% और जेएमएम को या अलायंस को, जेएमएम कांग्रेस को 38% वोट मिले थे। कोल्हान में बहुत बड़ा फर्क था, सिर्फ 29% बीजेपी को और कांग्रेस जेएमएम को 49%। इसका कारण है कि कोल्हान में कांग्रेस का भी अपना प्रभाव है, कई सीटों पर कांग्रेस और जेएमएम मिल जाती हैं तो फिर बीजेपी के लिए एक एक सीट निकालना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि कोल्हान में ये गठबंधन बहुत बड़ा अच्छा अपने हक में रिजल्ट लेता है। इसके अलावा पलामू में 9 सीटें हैं, यहाँ पर पलामू में बीजेपी को स्पष्ट बढ़त है, 37% वोट और जेएमएम को कांग्रेस अलायंस को 30% वोट। तो ये भी बात बता रही है, आंकड़े भी बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए पलामू में या फिर उत्तरी छोटा नागपुर में या यहाँ तक कि साउथ दक्षिणी छोटा नागपुर में भी बराबरी का और कांटे का संघर्ष है। ये संघर्ष है, इस बात को मानते हैं, संघर्ष तो है, लेकिन ये संघर्ष ऐसा नहीं है कि चुनाव पलट दे। और इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है तभी से पहले से लेके आज तक में ऐसी तब्दीली के जो चुनाव को पलट दे। तो नीलू जी, एक आखिरी कमेंट हम आपसे चाहते हैं कि जैसे वायनाड में तो एक तरफा है, अगर वायनाड में प्रियंका गांधी चुनाव हार जाए तो कोई ईवीएम पर भरोसा करेगा? सीधा सवाल। जैसे कश्मीर घाटी में अगर बीजेपी जीत जाती तो कोई ईवीएम पर भरोसा करता क्या? ठीक वैसे ही हालात हैं। झारखंड में भी अगर आदिवासी बहुल सीटों पर 28 में जहां 26 जेएमएम है, अगर वहां पर चुनाव बदल जाए और बीजेपी के पक्ष में चला जाए तो कोई ईवीएम पर भरोसा नहीं करेगा। नीलू जी, नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ईवीएम पे जब आप भरोसे की बात करते हैं तो प्रेम जी वही होता है कि भाई आप अगर उस चीज को आप कोर्ट में चैलेंज करेंगे, कोर्ट में चैलेंज करने में एक तो इलेक्शन पिटिशंस की कोई मियाद नहीं होती है, कोई टाइम बाउंड नहीं है, कभी आया नहीं आया। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी चीज है कि कोर्ट्स आपको बहुत ज्यादा सहायता करते हुए इसमें नजर नहीं आएंगे। कोई भी इलेक्शन पिटिशन हो, आप देख लीजिए कोर्ट्स का रवैया कि क्या होता है इलेक्शन पिटिशंस को डील करने में, महीनों लग जाते हैं, कोई उस पर सुध लेने की कोशिश नहीं करता। अदालतें ये कह देती हैं कि भाई ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उस पर हमें डाउट नहीं क्रिएट करना चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि ईवीएम पर भरोसा तो लोग नहीं करेंगे, और बार बार इस चीज को लेकर कहा भी है। अब तो इलॉन मस्क तक ने ये कह दिया है कि भाई ईवीएम्स हैक हो सकती हैं, तो फिर ईवीएम पर लोग डाउट तो करेंगे ही। लेकिन क्या हमारा देश
वापस बैलेट पेपर पर जाएगा। बहुत सारे लोग हैं इस समय जो ईवीएम हटाओ को लेकर कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम क्या इतना बड़ा मुद्दा बनेगा? और मैं वापस उसी बात पर आती हूँ कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, मुझे लगता है चुनाव लड़ने से ज़्यादा बड़ा इश्यू इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का है, जो कि बहुत सारे लोग इस समय कह रहे हैं कि भाई विपक्षी पार्टीज चुनाव को बॉयकॉट क्यों नहीं कर देती हैं? जब पता ही है कि चुनाव को इस तरीके से चुराया जाएगा, तो फिर ईवीएम को ही एक बड़ा मुद्दा बनाकर आप बॉयकॉट कर दीजिए चुनाव को। लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज ये चीज़ कर नहीं पाती हैं। अब आपने ईवीएम का मुद्दा रेज़ किया, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ कि भई ऑपोजिशन चुनाव लड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चुनाव नहीं लड़ रहा है। उनके पास संसाधन नहीं है, तो भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी कितना बड़ा इश्यू होगा ऑपोजिशन पार्टीज के लिए या फिर किसी भी पार्टी के लिए, ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब तक आप इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को एक बड़ा मुद्दा नहीं बनाएंगे, तब तक मुझे लगता है कि ईवीएम को हटाना संभव नहीं होगा। और इसी तरीके से हम बार-बार डाउट करेंगे ईवीएम पर, लेकिन फिर वापस हम उसी प्रक्रिया में आ जाएँगे। तो जब संस्थान खरीद लिए गए हैं, संस्थान कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, आपके पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने का क्योंकि सारा पैसा एक ही पार्टी के पास है, तो फिर आप क्या कर लेंगे? बहुत ही बेबसी और बहुत ही लाचारी होगी, लेकिन देखना होगा, क्योंकि कई बार होता है कि हर चीज़ को जनता फ़ेल कर देती है और जनता को भी ये समझ में आ रहा है कि भई हर चीज़ की एक हद होती है और बीजेपी की भी एक लिमिट होगी, जिस लिमिट को बीजेपी हो सकता है क्रॉस ना कर पाए और जनता को ये असलियत समझ में आ जाए। तो देखते हैं क्या होता है। जी, प्रेम जी। जी। बिल्कुल आप सही बात कर रही हैं। अब तो चुनाव प्रचार बस खत्म होने वाला है, 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और अंतिम दम जो लगाना होता है प्रत्याशी लगा रहे हैं और 2 दिन बाद पहले चरण का मतदान भी होगा और ये चरण का मतदान झारखंड के लिए तो निर्णायक है, क्योंकि 81 में से 43 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, आधे से ज़्यादा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव में अगर बीजेपी कुछ लीड पाएगी तो उसके लिए गेन होगा, अगर इंडिया गठबंधन या जेएमएम कुछ गंवाएगी तो उसके लिए नुकसान होगा, अगर इंटैक्ट बना के रखती है तो चुनाव में फिर वो निश्चित रूप से वापसी करेगी सरकार में। इस हिसाब से पहले दौर की मतगणना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें इंडिया गठबंधन के पास ज़्यादा सीटें हैं, तो उन सीटों को बचाने की चुनौती है और बीजेपी के लिए उन सीटों में सेंधमारी की एक मौका है। तो इसको देखते हुए देखना है आगे क्या होता है। लेकिन आज की चर्चा को यहाँ विराम देने से पहले एक अपील कि आप जन गण मन 24/7 और प्रणाम इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए और इस चर्चा का हिस्सा बनिए, चाहे जिस तरह से आपको उचित लगता हो। जी नीलू। और रोज शाम 4 बजे मेरा और प्रेम जी का जो ये शो है टॉक शो, उसको ज़रूर सुनिए और हर दिन हम कोई ना कोई नए मुद्दे और जो रिलेवेंट मुद्दे हैं उन पर हम बात करेंगे, ताकि आप सोचने पर मजबूर हों कि हम जो कह रहे हैं कम से कम आप हमारी बात को सुने और समझें कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर साथ दे रहे हैं सच्चाई का, लॉजिक का, रीजनिंग का, जो कि आज के समाज में खासकर बीजेपी के राज्य में इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि महत्व झूठ को मिलता है। तो झूठ से ही हम लड़ रहे हैं और उसी झूठ का सामना करते-करते हम केवल सच की बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी प्रेम जी, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।